हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी एजुकेटेड में। तो इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड सिलेबस के क्लास 10th हिंदी चैप्टर 5 जो कि है गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया नागरी लिपि पाठ, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ की विधा है ए निबंध, बी कहानी, सी भाषण, डी रेखाचित्र। तो इसका उत्तर होगा ए निबंध। नागरी लिपि एक निबंध है। दूसरा नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया पाठ है ए विष के दांत, बी मछली, सी अभिनयो, डी नागरी लिपि। तो इसका उत्तर है नागरी लिपि। गुणाकर मूल्य ने कौन सा पाठ लिखा है इस पुस्तक में? तो नागरी लिपि। तीसरा नंबर है, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं ए यतीन्द्र मिश्र, बी गुणाकर मूल्य, सी अमरकांत, डी मैक्स मुलर। तो इसका उत्तर होगा बी गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो बी गुणाकर मूल्य। चौथा नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? खाली जगह ईस्वी में हुआ था। ए 1935, बी 1945, सी 1955, डी 1925। तो गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में। तो इसमें खाली जगह पर 1935 बढ़ाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य ने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई कहाँ की? तो इसका उत्तर होगा इलाहाबाद। गुणाकर मूल्य ने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई इलाहाबाद में की, जिसका नाम अब बदल कर प्रयागराज हो गया है। तो कहीं प्रश्न में प्रयागराज आएगा तो आप प्रयागराज पर मारिएगा टिक। अगला 6 नंबर प्रश्न है, अक्षरों की कहानी के लेखक है ए अनामिका, बी टैगोर, सी गुणाकर मूल्य, डी अमरकांत। तो इसका उत्तर होगा गुणाकर मूल्य। अक्षरों की कहानी के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य। 7 नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है ए महान वैज्ञानिक, बी सौरमंडल, डी अंतरिक्ष यात्रा और डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी रचनाएं गुणाकर मूल्य द्वारा लिखी गई हैं। महान वैज्ञानिक, सौरमंडल और अंतरिक्ष यात्रा। 8 नंबर प्रश्न है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां खाली जगह लिपि में लिखी जाती हैं ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी बांग्ला, डी संस्कृत। तो इसका उत्तर होगा देवनागरी। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां खाली जगह लिपि में लिखी जाती हैं, तो इस खाली जगह में देवनागरी बढ़ाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो खाली जगह अवश्य है ए बहन, बी बेटी, सी मौसी, डी माँ। तो इसमें बहन बढ़ाएगा। प्रस्तुत पाठ में गुणाकर मूल्य ने बांग्ला लिपि को प्राचीन नागरी लिपि का बहन कहा है, इसीलिए इस खाली जगह पर बहन बढ़ाएगा। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किसके शासकों द्वारा लिखा गया? ए पाटलिपुत्र, बी मगध, सी दिल्ली, डी केरल। तो इसका उत्तर होगा केरल। सिक्कों पर वीर केरलस्य, ये केरल के शासकों द्वारा लिखा गया। अगला नंबर प्रश्न है, वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखा गया है? ए ब्राह्मी, बी नागरी, सी गुरुमुखी, डी खरोष्टी। तो इसका उत्तर होगा बी नागरी। वीर केरलस्य शब्द नागरी लिपि में लिखा गया है। आप इसको पढ़कर ही समझ जाइएगा कि वीर केरलस्य का केरल से संबंध है, क्योंकि केरलस्य इक्वल टू केरल। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रतापी चोर राजा किस सदी में हुए? ए 10वीं, बी 11वीं, सी 12वीं, डी 13वीं। जिसका उत्तर होगा बी 11वीं। राजेंद्र प्रतापी चोर राजा 11वीं सदी में हुए। 13 नंबर प्रश्न है, खाली जगह ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति के साथ राम सिए लिखवाया। ए शाहजहां ने, बी अकबर ने, सी औरंगजेब ने, डी हुमायूं ने। तो खाली जगह पर अकबर लिखाएगा, क्योंकि अकबर ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति के साथ राम सीए लिखवाया था। अगला 14 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि के टाइप बने हैं डैश सदी पूर्व। ए 2 सदी पूर्व, बी 3 सदी पूर्व, डी 4 सदी पूर्व,
डी 5 सदी पूर्व। तो इसका उत्तर होगा ए 2 सदी पूर्व। नागरी लिपि के टाइप बने हैं तो 2 सदी पूर्व। 15 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि कहलाती थी? ए नंद नागरी, बी गुरुमुखी, सी खरोष्टी, डी ब्राह्मी। तो इसका उत्तर होगा ए नंद नागरी। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो नंद नागरी। 16 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख खाली जगह भारत में मिलते हैं? ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी उत्तरी, डी दक्षिणी। तो इसका उत्तर होगा सी दक्षिणी। नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिणी भारत में मिलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, वर्गुन का पलियन ताम्रपत्र किस लिपि में है? ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी गुरुमुखी, डी नागरी। तो इसका उत्तर होगा नागरी। वर्गुन का पलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में है। तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की कौन सी लिपि है? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी नंदी नागरी, डी मराठी। तो इसका उत्तर होगा ए देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। 19वां नंबर प्रश्न है, ईसा की खाली जगह सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था? ए 8वीं 9वीं, बी 9वीं 10वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। इसका उत्तर होगा 8वीं 9वीं। इस खाली जगह पर 8वीं 9वीं भराएगा। ईसा की 8वीं 9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। अगला 20 नंबर प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि हैं? ए चंद्रवरदाई, बी तुलसी, सी सरहपाद, डी गोरखनाथ। तो इसका उत्तर होगा सरहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद। दोहा कोश के रचनाकार हैं? ए कन्हप्पा, बी लुइप्पा, सी मतेंद्रनाथ, डी सरहपाद। तो इसका उत्तर होगा सरहपाद। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो सरहपाद। 22 नंबर प्रश्न है, दोहा कोश के रचनाकाल खाली जगह सदी है? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। तो यह प्रश्न कहता है कि दोहा काल की रचना कब हुई? तो 8वीं सदी में हुई। दोहा काल का रचनाकाल कौन है? तो 8वीं सदी। 22 नंबर प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को खाली जगह कहा है? ए नंदी नागरी, बी ब्राह्मी, सी खरोष्टी, डी गुरुमुखी। तो इसका उत्तर होगा ए नंदी नागरी। विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों को किस लिपि का बतलाया है? तो नागरी लिपि। और विजयनगर राज्य के ही तेनाली राम थे। तेनाली राम विजयनगर राज्य में ही रहते थे। अगला 24 नंबर प्रश्न है, विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही सर्वप्रथम खाली जगह को लिपिबद्ध किया गया था? ए महाभारत, बी वेदों, सी उपनिषदों, डी पुराणों। जिसका उत्तर होगा वेदों। विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही सर्वप्रथम वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। 15 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं? ए 10वीं, बी 11वीं, सी 12वीं, डी 13वीं। तो 11वीं सदी के लेख नागरी लिपि की प्राचीन मराठी भाषा के लेख में मिलने लग जाते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष किस सदी में हुए? ए 8वीं सदी, बी 9वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। तो इसका उत्तर होगा 9वीं सदी। प्रख्यात राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष 9वीं सदी में हुए थे। 27 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत में सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में कौन सी लिपि मिलती है? ए नारगी, बी ब्राह्मी, सी खरोष्टी, डी गुरुमुखी। तो इसका उत्तर होगा नारगी। उत्तर भारत के सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नारगी लिपि मिलती है। उनकी उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार के राजा नागरी लिपि का प्रयोग करते थे। 28 नंबर प्रश्न है, मिहिर भोज का शासनकाल है? ए 9वीं सदी, बी 8वीं सदी, सी 7वीं सदी, डी 6ठी सदी। तो इसका उत्तर होगा 9वीं सदी। मिहिर भोज कब राज करते थे? तो 9वीं सदी। 29वां नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य ने खाली जगह से अधिक लेख लिखे? ए 2000,
बी 2200, सी 250, डी 2500। तो इसका उत्तर होगा 2500 अर्थात 2500। गुणाकर मूल्य ने 2500 से ज़्यादा लेख लिखे हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, बेतमा दान पत्र है कब का बेतमा दान पत्र रहते हैं? बेतमा दान पत्र कब का है, इसकी रचना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 11वीं शताब्दी का। बेतमा दान पत्र कब का है? 11वीं शताब्दी का। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि जरूरी हैं और परीक्षा में आ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में। दूसरा नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य जी की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश और भाषा में हुई? जिसका उत्तर होगा ग्रामीण परिवेश और मराठी भाषा में हुई। तीसरा नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद कहाँ जाकर नौकरी करने लगे? तो इसका उत्तर होगा वर्धा। वर्धा में जाकर गुणाकर मूल्य अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद नौकरी करने लगे। चौथा नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य जी किस विषय से मैट्रिक और एमए की पढ़ाई की? तो इसका उत्तर होगा गणित। गुणाकर मूल्य ने गणित विषय से मैट्रिक और एमए की पढ़ाई की। शायद उस समय गणित भी इंटर की तरह विषय लिया जाता था अपने से चुनकर। 5 नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य जी का निधन कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 2009। गुणाकर मूल्य जी का निधन 2009 में हुआ। छठा नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य जी किन विषयों के लेखक थे? उत्तर है गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति। इन सभी विषयों पर गुणाकर मूल्य जी लेखन का कार्य करते थे। 7वां नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य जी के कितने रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है? उत्तर है 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का। गुणाकर मूल्य जी की कितनी रचनाओं को प्रकाशन हो चुका है? तो 2500 से अधिक लेखों और 30 पुस्तकों का। 8वां नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य ने अपनी पुस्तक में संसार के प्राय गुणाकर मूल्य ने अपने किस पुस्तक में संसार के प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो इसका उत्तर है अक्षर ज्ञान। अक्षर कथा वो पुस्तक है जिसमें गुणाकर मूल्य जी ने संसार की जितनी भी लिपियां हैं उनकी विस्तृत जानकारी दी है। 9वां नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित निबंध नागरी लिपि किस पुस्तक से ली गई है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय लिपियों की कहानी, जो कि एक पुस्तक का नाम है। इसी पुस्तक से नागरी लिपि जो कि किताब में दिया गया निबंध है वो ली गई है। अगला है गुणाकर मूल्य जी की प्रमुख रचनाएं और कृतियाँ। तो देखते हैं गुणाकर मूल्य जी की प्रमुख रचनाएं और कृतियाँ कौन कौन सी है। तो पहला है अक्षरों की कहानी, दूसरा भारत इतिहास और संस्कृति जो कि गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया है, तीसरा है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, यह भी गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया है, चौथा आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, पांचवा मैंडेलिक, छठा महान वैज्ञानिक, अगला है सौरमंडल, अगला सूर्य, फिर अगला नक्षत्र लोक, अगला भारतीय लिपियों की कहानी, अगला अंतरिक्ष यात्रा, अगला ब्रह्मांड परिचय, अगला भारतीय विज्ञान की कहानी, अगला अक्षर कथा। तो ये सभी गुणाकर मूल्य द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। आप इन सभी को याद कर ले, ये सभी परीक्षा में अलग अलग प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, नेपाल की भाषा नेपाली और नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि की हैं? तो इसका उत्तर होगा देवनागरी लिपि की। नेपाली भाषा और नेवाड़ी भाषाएं देवनागरी लिपि की है जिसमें हिंदी बोली जाती है। दूसरा नंबर प्रश्न है, कौन सी लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है? तो इसका उत्तर होगा गुजराती लिपि। गुजराती लिपि लगभग देवनागरी लिपि के ही समान है। तीसरा नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि के साथ साथ दक्षिण भाषाओं की तमिल, मलयालम और कन्नड़ लिपियाँ किस प्राचीन लिपि से विकसित हुई है? देवनागरी लिपि के साथ साथ दक्षिण भारत की भाषाओं जैसे तमिल, मलयालम और कन्नड़ की लिपियाँ किस प्राचीन लिपि से विकसित हुई है? तो ब्राह्मी लिपि। सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है। जिस ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि जिसमें हिंदी लिखी जाती है और तमिल, मलयालम और कन्नड़ लिपि निकली है।
अगला चौथा नंबर प्रश्न है, दक्षिण में कहाँ कहाँ नंदनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? जिसका उत्तर होगा कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेखों में नागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, श्रीलंका के किन शासकों ने सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं? श्रीलंका के किन शासकों के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं? जिसका उत्तर होगा पराक्रम बाहु और विजय बाहु, जो कि 12वीं सदी में श्रीलंका के शासक रहे। 6वां नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गौरी द्वारा बनवाए गए सिक्के जिसमें एक तरफ कुल्फी लिपि में कलमा तथा दूसरी तरफ नागरी लिपि में अव्यक्त में कम मोहम्मदम अवतार निरपुरी महमूद अंकित है, ये कब शुरू किए गए थे? तो इसका उत्तर होगा 1028 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का बनवाया था जिसमें एक साइड कुल्फी लिपि में कलमा लिखा गया था और दूसरी तरफ नागरी लिपि, जिसको अभी देवनागरी कहते हैं, उसमें अव्यक्त में कम मोहम्मद अवतार निरपुरी महमूद लिखा गया था। वो सिक्का मोहम्मद गौरी ने 1028 ईस्वी में चलाया था। 7वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट के राजा दंती दुर्ग का नागरी लिपि में लिखा हुआ प्राचीनतम लेख सामागद दानपत्र कब का है? तो इसका उत्तर होगा 775 ईस्वी में। 775 ईस्वी में सामागद दानपत्र, जो कि नागरी लिपि में लिखा गया लेख था, दंती दुर्ग नामक राजा के द्वारा, वह 757 ईस्वी का है। 8वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली? तो दंती दुर्ग ने डाली। राष्ट्रकूट शासन की नींव दंती दुर्ग ने डाली। 9वां नंबर प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ काटकर बनवाया था? जिसका उत्तर होगा दंती दुर्ग के चाचा कृष्ण प्रथम ने। दंती दुर्ग के चाचा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में पहाड़ काटकर कैलाश मंदिर बनवाया था। अगला 10 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट के विख्यात राजा अमोघ वर्ष किस सदी में हुए? तो इसका उत्तर होगा 9वीं सदी में। 11 नंबर प्रश्न है, अमोघ वर्ष के शासनकाल में किस गणितज्ञ ने गणित सार संग्रह की रचना की? जिसका उत्तर होगा महावीराचार्य, जो कि 850 ईस्वी में हुए। 12वां नंबर प्रश्न है, कब पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण में शिलाहारों का राज स्थापित हुआ था? जिसका उत्तर होगा 8वीं सदी में। 13 नंबर प्रश्न है, अच्छी जिले के शिलाहार शासक केसी देव प्रथम का शिलालेख जो नागरी लिपि में था वो कब का था? जिसका उत्तर है 1012 ईस्वी का। 14 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक प्रदेश के श्रवणबेलगोला स्थान पर गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है, ये किस धर्म का तीर्थ स्थल है? तो उत्तर है जैन धर्म का। गोमटेश्वर का भव्य पुतला, जो कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला स्थान पर है, वो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी शैली में नागरिक लिपि में लिखे विविध भाषाओं के लेखों को किस स्थान से प्राप्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक प्रदेश के श्रवणबेलगोला नामक जैन तीर्थ स्थल से, जहाँ गोमतेश्वर का भव्य पुतला है। ये इसी जगह से नागरी लिपि में लिखे लेख प्राप्त किए गए हैं। 16 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में उड़ीसा में ब्राह्मी लिपि किस शैली की लिपि थी? तो इसका उत्तर होगा कलिंग लिपि। प्राचीन काल में ब्राह्मी लिपि वो लिपि है जिससे सभी प्रकार की भारतीय भाषा निकली है, तो उसी लिपि की उड़ीसा में नई शैली थी जिसे कलिंग लिपि कहते थे। 17 नंबर प्रश्न है, दक्षिण के पांड्य प्रदेश का राजा वर्गुन के ताम्रपत्र पर बने नागरी लिपि के लेख किस सदी के हैं? तो 9वीं सदी के हैं। 18वां नंबर प्रश्न है, किस सदी में गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने अवंती प्रदेश पर अपना शासन खड़ा किया? तो इसका उत्तर होगा 8वीं सदी में। 8वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने अवंती प्रदेश पर अपना शासन खड़ा किया। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज, महेंद्रपाल इत्यादि किस जाति के प्रख्यात राजा थे? तो इसका उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहार। मिहिर भोज और महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार जाति के थे। 20 नंबर प्रश्न है, मिहिर भोज की नागरी लिपि की रचना ग्वालियर प्राशस्ती कब की थी? जिसका उत्तर होगा 840 से 841 ईस्वी तक की। 21 नंबर प्रश्न है, किस
किस सदी के बाद उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों की रचना देवनागरी लिपि की मिली? तो 12वीं सदी के बाद। 12वीं सदी के बाद उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों की रचना देवनागरी लिपि की मिली। 22 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल के कौन से राजा अपनी वेदानुराग के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका उत्तर होगा धारा नागरी और प्रामार शासक भोज। 23 नंबर प्रश्न है, किस लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के नए युग की शुरुआत हुई? तो इसका उत्तर होगा नागरी लिपि। नागरी लिपि और देवनागरी लिपि दोनों एक ही हैं। नागरी लिपि को देवनागरी लिपि आगे चलकर कहा जाने लगा, पहले इसे नागरी लिपि कहा जाता था। और दक्षिण के राज्यों में नागरी और देवनागरी को नंद नागरी कहा जाता था। ये तीनों एक ही हैं, नंद नागरी, देवनागरी और नागरी। प्राचीन काल में अभी जो देवनागरी भाषा कहते हैं हम हिंदी को, तो देवनागरी पहले नागरी कहलाता था, लेकिन बाद में देवनागरी कहलाने लगा। तो यह था क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 5 गुणाकर मूले द्वारा लिखा गया चैप्टर नागरी लिपि के और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। बहुत मेहनत लगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।